जय फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम यूजीसी नेट यूनिट 10 हिंदी गद्य विविध विधा के तहत जो रचना का वाचन कर रहे हैं वो रचना है ये कहानी यह भी। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके प्रीवियस के पार्ट में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। मनु भंडारी जी के जीवन वृत्तांत से संबंधित ये रचना है और जिसमें हमने देखा उनका जीवन का क्या एक पैटर्न रहा है जीने का। साथ ही उनके जीवन में जिस तरीके से राजेंद्र यादव का आगमन हुआ और फिर तत्पश्चात उनका विवाह और सारी परिस्थितियों के घटाटोप में जिस तरीके से वो रही और उनकी ज़िंदगी का वृत्तांत, तो इस तरीके से आगे जो कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं उसमें पिछले हमने एपिसोड में जो पहला पार्ट था उसमें ये भी देखा था कि किस तरीके से जो कमलेश्वर थे और कमलेश्वर के साथ ही राकेश थे और इनके अलावा राजेंद्र थे। तो ये तीनों तिकड़ी थी और तीनों दोस्तों का किस कारण से आपस में एक तरीके से देखा जाए क्या कारण थे ऐसे, उनके वर्चूज़ टकराए कि वो एक-दूसरे से विच्छेदित हो गए, उनकी दोस्ती टूट गई। और मनु भंडारी को कहीं न कहीं ये चीज़ महसूस होता है कि इसके पीछे सब जो मेन कारण था, वो कारण कहीं न कहीं इगोइज़्म था, अहमवादिता था उनके पति का, जो इनके संबंधों में भी कटाक्ष लाया, उनके भी संबंधों में कटाक्ष लाया और बहुत सारी चीज़ें हुई। और इसके बाद आपने देखा कि जो कमलेश्वर थे, वो बम्बई चले गए। कमलेश्वर इसके बाद बम्बई चले जाते हैं और जो राजेंद्र यादव हैं, यहीं पे रह जाते हैं। उनको ऑफ़र मिलता है पत्रिका में काम के लिए और वो अपना स्थापित करते हैं। साथ ही साथ राकेश से तो विच्छेदन हो गया था, तो राकेश भी यहाँ रहते थे। मनु भंडारी जी का मिलना वगैरह तो चलता रहता था, बट वो चीज़ें रह नहीं गई थी। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे ये है कि कमलेश्वर जी जो है सारिका की संपादक की सँभाल कर बम्बई चले गए थे और राकेश जी के साथ संबंध तनाव की स्थिति से गुज़रते हुए पूरी तरह समाप्त हो गए थे। सो अब गपगोष्ठी और मिल बैठने के लोग भी बदल गए थे और स्थान भी। यूँ इन सब का सिलसिला शुरू तो पहले से ही हो गया था, पर अब तो जैसे ये केंद्र में ही आ गए। सबसे अधिक दिलचस्प, प्रेरक और उन्मुक्त बहसें होती थी विश्वविद्यालय गढ़ मॉडल टाउन में स्नेह जी, अजीत जी के यहाँ। तो यहाँ पे अब बताते हैं कि जो उन लोगों का वैसे तो संबंध विच्छेद हो गया, एक दोस्त चला गया बम्बई, दूसरे तो राकेश जी के साथ संबंध तनाव में था। अब एक बता रहे हैं कि एक इन लोगों का जो बहस का एक अड्डा हुआ करता था मॉडल टाउन में, क्योंकि मनु भंडारी जब से आई थी दिल्ली वहाँ से अपने यहाँ से कलकत्ता से, तो उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया था कि ये जो आपस में थे इतने ही परिवार थे। लेकिन क्योंकि अब वो परिवार बहुत ज़्यादा बिखरते नज़र आए, अब यहाँ पे जो आगे वो बात करती हैं कि स्नेह जी, अजीत जी के यहाँ, जहाँ कभी उनके साहित्यिक मित्र तो कभी उनके विश्वविद्यालयी मित्र जमे ही रहते थे। लेकिन जब केवल हमारे दल के लोग होते थे, तो ना विषय की कोई सीमा होती, ना औपचारिकता, ना उसका अंकुश। वैसे भी स्वभावगत विशेषता यही होता है कि जब हमारा कोई चित-परिचित मिलता है, तो उसमें हम वाद-विवाद में काफ़ी लंबा खिंच जाते हैं। वो कहती हैं कि मुझे याद नहीं है कि यहाँ कभी नई कहानी की तिकड़ी की तरह भविष्य की योजनाएँ बनी हों। यहाँ तो बात बहस की, जिसमें कभी-कभी गरमा-गर्मी भी खूब हो जाती थी। हँसे, खिलखिलाए, खाया-पिया और उठे तो उस दिनों की बातों की प्रसंग वहीं समाप्त। कभी-कभी ज़रूर बहसें अगली बैठकों तक भी चालू रहती थी, लेकिन वे सिर्फ़ बहसें होती थी, योजनाएँ कभी नहीं। कारण ये था, सबकी विधाएँ अलग-अलग थी। सबके क्षेत्र अलग-अलग, इसलिए ना किसी की महत्वाकांक्षा किसी से टकराती थी, ना अपना वर्चस्व सिद्ध करने की ललक दूसरे के भीतर प्रतिरोध पैदा करती थी। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ या गलतफ़हमियाँ होती नहीं थी, पर हाँ, साथ बैठकर जल्दी ही साफ-सफाई भी हो जाती थी। स्नेह जी, अजीत जी तो हिंदी विभाग की डॉक्टर निर्मला जैन को भी खूब अच्छी तरह जानते थे। तो यहाँ पे ज़िक्र आया है अजीत जी के बारे में कि जो हिंदी विभाग की डॉक्टर निर्मला जैन हैं, उनको खूब अच्छी तरह वो भी जानते थे और हम लोगों की निकटता कुछ दिनों बाद स्थापित हुई। रौब-दौब से भरपूर उनके व्यक्तित्व का ऊपरी खोल काफ़ी आतंक जगाने वाला था। शुरू-शुरू में तो मेरे मन में काफ़ी आतंक ही था उनको लेकर और शायद अंत तक ही बना रहता, लेकिन राजेंद्र ने हिंदी विभाग की धज्जियाँ बिखेरने के चलते उनकी इस लबादे को भी उतार फेंका। फिर तो ऐसी निकटता पैदा हो गई कि पिछले 30 से 35 सालों से पारिवारिक समस्या हो या व्यक्तिगत, निर्मला जी सबकी सहभागी और सहयोगी रही। यहाँ पे यानी मनु भंडारी जी ने जिनका-जिनका ज़िक्र किया उसमें कमलेश्वर जी थे, जो अब 3 तिगड़ी में से बम्बई चले गए थे। राकेश जो थे काफ़ी ज़्यादा उनसे तार्किक ढंग से देखें तो मित्रता भी थी और विच्छेद भी हुआ क्योंकि इनके जो वर्चूज़ थे, ईगो थे वो टकरा गए थे। इन्होंने निर्मला जी का जो बात किया कि निर्मला जी हिंदी विभाग की थी और इनसे काफ़ी अच्छे इनके व्यक्तिगत संबंध रहे। हम निर्मला जी के बारे में बहुत सारी रचनाएँ वगैरह भी पढ़ते हैं। इनके अलावा इन्होंने ज़िक्र किया है किसका कि अजीत जी है।
30-35 साल से बताते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे निर्मला जी जबकि सहभागी और सहयोगी रही, यही नहीं, अपना भी सब कुछ बड़े उन्मुक्त भाव से मेरे साथ वो साझा करती थी। पहले इनके घर में होने वाली जमावड़ों की चर्चाएँ भले ही अपने में दुनिया जहान के विषय समेटे रहती हों, पर घूम-फिर कर कहीं न कहीं से विश्वविद्यालय की वो राजनीति, उसमें ज़रूर प्रवेश पा जाती थी। और इस विषय की तो जैसे ये विशेषज्ञ शतरंज की पूरी जानकारी से लैस और दूरदर्शिता ऐसी कि कौन कब क्या चाल चलेगा, इसका पुख्ता अनुमान ही नहीं, काट की सारी चालें भी रहती थी उनके पास। पर उनके घर की जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें याद आती है, वो है विविध प्रकार के सुस्वादु भोजन और प्रायः मौन रहकर भी हम लोगों पर अपना सारा स्नेह उड़ेल देना। तो निर्मला जी से इनका इतना पारिवारिक और वैचारिक स्तर पे प्रेम संबंध था, उनके संबंध भी ये याद भी करती हैं। उनके भोजन उनके यहाँ पे किस तरीके से भोजन के बारे में बताती हैं कि कैसा हमारा स्नेह रहता था। लेकिन एक चीज़ ये भी कहती हैं कि निर्मला जैन जो थी खाने खिलाने ले जाने की व्यवस्था में तत्पर जैन साहब की मुखर उपस्थिति। एक छोटी-सी गाँठ हो जाने पर निर्मला जी मुझे अपनी गाड़ी में लाद कर मेडिकल इंस्टीट्यूट करीब 20 किलोमीटर दूर ले गई थी और डॉक्टर के तुरंत ऑपरेशन करवाने के आदेश पर जैन साहब ने 1 दिन की छुट्टी लेकर भाग-दौड़ करके जाने किन-किन से मिल मिलाकर मेरे लिए वहाँ के प्राइवेट वार्ड में एक कमरे की व्यवस्था कराई थी। ये सब मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? दूसरे दिन सवेरे 8 बजे ऑपरेशन होना था, तो राजेंद्र को लेकर जैन साहब और निर्मला जी वहाँ पे हाजिर होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले निर्मला जी ने हौसला अफ़ज़ाई के लिए मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर हल्के से दबाया था और होश में आने के बाद उनका सहलाता हुआ हाथ ही मैंने अपने माथों पर महसूस किया था। कुछ बातें जो मेरे मन में हमेशा अंकित रहने वाली हैं, उनमें से एक यह है, दूसरे दिन स्नेह जी वहाँ आकर रात को मेरे साथ सोई थी। जैन साहब नहीं रहे, तब भी ये सिलसिला तो बना ही रहा क्योंकि छोटे से छोटे काम की भी पुख्ता व्यवस्था, हर संकट के समय साथ आकर खड़े हो जाना और खुले हाथ से खर्च करना ख़ासियत है निर्मला जी का। और जैन साहब वाली ज़िम्मेदारी ले ली है उनके बेटे और बहू संजय और नूतन ने। यानी जो जैन साहब थे वो नहीं रहे तो उनके बेटे संजय और नूतन से भी प्रेम मिला, निर्मला जी से भी प्रेम मिला। इसी तरह दिसंबर की हाड़ गलाती सर्दी में आधी रात को सूचना मिलने पर कि मित्तल यानी जो उस समय प्रकाशन में काम करता था, तो मित्तल का जो है अक्षर प्रशासन में वो काम कर रहे थे और अक्षर प्रशासन के संबंध में हमने पहले ही बताया था कि कैसे इनका जुड़ाव था। तो मित्तल जी का एक्सीडेंट हो गया था, उसे सफदरजंग अस्पताल में, दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पे कहते हैं कि जब मित्तल का एक्सीडेंट हो गया था, उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया गया। अब तुरंत सँभाला जाए, राजिन ने अजीत जी को फ़ोन किया, तो अजीत जी के बारे में भी पहले भी ज़िक्र हो चुका है। तो जब ये मित्तल का एक्सीडेंट हुआ, अक्षर प्रकाशन से ये लोग बहुत ज़्यादा जुड़े थे। ये कहते हैं कि अजीत जी को राजेंद्र ने फ़ोन किया। आधे घंटे में ही अजीत जी अपने कवच कुंडल से लैस होकर आ खड़े हुए और राजेंद्र को अपने टू व्हीलर पे बिठाकर पहले 20 साल की अस्पताल की यात्रा की, फिर वहाँ की भाग-दौड़, सवेरे ही लौटे थे ये लोग। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर संकट के समय जैन और अजीत परिवार को अपने पास पाया है, अपने साथ पाया है। उन दिनों आज जैसी दूरियां तो नहीं थी और मन भी बेहद-बेहद जुड़े हुए थे। एक बड़े परिवार की तरह ही रहते थे। उसके बाद तो तीनों परिवारों ने अपने-अपने घर बना लिए और सब एक-दूसरे से दूर जा पड़े। फिर कुछ तो ये बाहरी दूरियां, कुछ अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं के दायरे में सिमटती चले जाने की उत्साह भरी मजबूरी और कुछ परिस्थितियों के दबाव और संबंधों के तनाव के कारण छोटे परिवार में पड़ी दरारों का प्रभाव बड़े परिवारों पर बढ़ना ही था, वही पड़ा। पहले जो घरेलू गोष्ठियां बैठ के 10-15 दिनों में हुआ करती थी और नामोर जी का भी जिक्र आया है कि नामोर जी के जुड़ जाने से वे केवल दिलचस्प ही नहीं, बहुत प्रेरक होने लगी थी। अब खींच-खींच कर महीने 2 महीने में हो जाया करती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये गप्प गोष्ठियाँ मेरे लेखन के लिए बेहद प्रेरक और उत्साहवर्धक होती थी और मुझे अक्सर लगता था कि इनका स्थान होते-होते समाप्त प्राय होना मेरे लेखन के साथ कहीं गहरे से जुड़ा हुआ है। लिखने के दौरान मुझे भले ही बिल्कुल अकेलापन चाहिए, निपट एकांत, पर उस स्थिति तक पहुँचने के लिए इस दौर से गुज़रना मेरे लिए तो बहुत-बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए क्यों? शायद हर लेखक की ये अनिवार्यता है। हाँ, निर्मला जी कोशिश करके ज़रूर मिलते रहने के इस सिलसिले को बनाए रखना चाहती हैं और उन्हीं के प्रयास से महीने 2 महीने में एक आध बार मिल भी बैठते हैं। पर ना तो पहली जैसी अब उन्मुक्त बहसें होती हैं और ना ही वैसी आत्मीयता में सने विवाद-प्रतिवाद। क्योंकि साथ रहकर भी मन शायद सबके कुछ अलग-थलग हो गए थे। कॉलेज के स्तर पर शुरू-शुरू में दिल्ली में जमने बसने की आरंभिक कठिनाइयों और दूसरी तरह की अनेक समस्याओं में सबसे ज़्यादा सहयोग मिला था निर्मल हेमंत का।
जिसकी नियुक्ति मेरे साथ हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने ज़िक्र किया है निर्मल हेमंत का। कॉलेज के स्तर पर शुरू-शुरू में दिल्ली में जमने बसने की आरंभिक कठिनाइयों और दूसरी तरह की अनेक समस्याओं में सबसे ज़्यादा सहयोग मिला था निर्मल हेमंत का, जिनकी नियुक्ति मेरे साथ हुई थी और शायद इसी कारण हम बहुत निकट हो गए थे। आज उन दिनों की याद करने पर सचमुच मन भर उठता है निर्मल को लेकर। क्या नहीं किया था उसने उन दिनों मेरे लिए। मेरी नियुक्ति के 2 साल बाद डॉक्टर सैल कुमारी और अर्चना वर्मा की नियुक्ति हुई। कुछ वर्षों तक छड़ी छटांग रहने के कारण बहुत आया करती थी घर में। शुरू के दिन में अर्चना टिंकू की तरह राजेंद्र को पप्पू ही कहा करती थी। मुझे भी बिटिया जैसी ही लगती थी अर्चना। और आज हालत ये है कि मेरे दिमाग में लिखने की कोई बात आती ही या कि मैं कुछ लिखूं तो उसे बता या सुना कर ही अपने लिए आत्मविश्वास अर्जित करती हूँ। सैल की रुचि इधर नाटकों की ओर हो गई है, पर निकटता मैं उससे भी उतनी ही महसूस करती हूँ। एक बार कोई 5-6 महीने तक मेरी आवाज़ ही चली गई थी, तो विभाग के सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग मुझे मिला। ये थे हिंदी विभाग के मित्र, सहयोगी और सहकर्मी, लेकिन जिनके साथ बैठकर बहस चर्चाएँ होती थी, वे थी इतिहास विभाग की प्रभा दीक्षित और डॉक्टर कृष्णा शर्मा। हालाँकि ये अध्यापिका तो हिंदी विभाग की थी, लेकिन इन्होंने ये ज़िक्र किया है कि इनके साथ जो बहस होता था, वो इतिहास विभाग की प्रभा दीक्षित थी और डॉक्टर कृष्णा शर्मा। प्रभा दीक्षित बहुत पढ़ती हैं और उनकी रुचि और पढ़ाई का दायरा विभिन्न विषयों तक फैला है। उन दिनों दिनमान दिनमान में उनके कुछ बड़े विवादास्पद लेख छपे थे, जिन पर व्यापक प्रतिक्रियाएँ भी हुई। घर में उनकी बहसें अक्सर राजेंद्र और अजीत जी से होती थी। मैं और स्नेह जी तो श्रोता का पार्ट अदा करके केवल ज्ञानवर्धन ही किया करते थे। मेरे लिए तो विषय से भी ज़्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण होता था वो रवैया, वो तेवर, वो आग्रह-दुराग्रह, जिससे आदमी की मानसिकता का, उनके मन की भीतरी परतों का पता चलता था। रस ले लेकर स्कैंडलबाजी भी खूब होती थी और पाक शास्त्र में निपुण प्रभा कभी-कभी अपने हाथ का बना सुस्वादु भोजन भी खिलाया करती थी। प्रभा की जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, वो है अपनी ज़िंदगी को लेकर उनका सकारात्मक रवैया। ज़िंदगी में जो और जितना मिला उसका भरपूर फ़ायदा उठाकर बिना किसी गिले-शिकवे के विकास की सीढ़ियाँ बढ़ते चले जाना। इसके विपरीत थी डॉक्टर कृष्णा शर्मा। मेधावी वे भी कम नहीं थी। बेहद प्रभावशाली, व्यक्तित्व की धनी, सौम्य, संयत। गार्गी कॉलेज की प्रिंसिपल होकर, यानी ये जो थी कृष्णा, ये गार्गी कॉलेज दिल्ली जो अच्छे कॉलेजों में गिना जाता है, वहाँ की प्रिंसिपल थी। और प्रिंसिपल होकर जब ये दक्षिण दिल्ली गई, तो मैं और स्नेह जी 8-8, 10-10 दिन तक उनके पास आकर रहते थे। जब तक वे जीवित रही, उनका भी बहुत स्नेह और सहयोग मिला मुझे। टिंकू, यानी इनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने अपने को मात्र एक छोटे से कमरे में सिकोड़ कर, कृष्णा जी, अपना सारा घर आगे-पीछे की बड़े-बड़े सुंदर लॉन सौंप कर मुझे बिल्कुल चिंता मुक्त कर दी थी। लेकिन मुझे जिस बात से सबसे अधिक तकलीफ होती थी, वो ये कि किस तरह उन्होंने अपनी मेधा, प्रतिभा और क्षमता का हास्य किया। इन सबसे समान रूप से मित्रता के सूत्र अगर किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़े थे, तो वे थे अजीत कुमार। वैसे ये विशेषता थी अजीत जी के व्यक्तित्व की कि आज आप अपने किसी घनिष्ठ मित्र से पहली बार परिचय करवाइए, उनका 2 महीने बाद यदि आपको ये देखने को मिले कि आप हाशिए पर पड़े हैं और अजीत जी चाय, कॉफ़ी और शराब की चुस्कियों के साथ घुल-मिल कर उनसे बातें ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने सुख-दुःख, समस्या, योजना को सब उनके सामने उड़ेल दे रहे हैं। बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिए, एक अजीब-सा सम्मोहन ज़रूर था उनके व्यक्तित्व में कि लोग उनके सामने अपने को निसंकोच भाव से उड़ेलने में झिझकते नहीं। लेकिन अपनी व्यक्तिगत बात किसी के साथ शेयर करना तो दूर, वे ओठों तक भी नहीं लाते, अपने अंतरंग से अंतरंग मित्र के सामने भी। मेरी शब्दावली में एक ही शब्द है इनके लिए, घुनना घट, जो राजेंद्र पर भी पूरी तरह लागू होता है। मुझे संदेह नहीं बल्कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाहर से बेहद-बेहद खिलखिलाते बोलने बतियाने वाले इन दोनों व्यक्तित्वों के भीतर कोई झाँक भी नहीं सका होगा कभी। पता नहीं क्यों मुझे अक्सर लगता है कि ये चुटकुलेबाज़ी, हाज़ी-जवाबी और बात-बात पर ठहाके लगाना कहीं अपने उस निहायत निजी भीतरी पर पर्दा डालने का ही एक आयोजन तो नहीं, एक सफल आयोजन? अपनी तरफ से 7 तालों में बंद मन की उस लौह कपाटी कँदरा में कभी कोई छोटी-मोटी सुराख करके हमने ही कुछ जान समझ लिया हो तो बात दूसरी है। स्नेह जी तो उस जाने-समझे को अपने भीतर घोट-घोट कर घुटती रहती थी, पर मैंने तो उसे दूसरों तक पहुँचाने का गुनाह किया है। सन 70 में हुआ परिचय एक बिल्कुल दूसरी किस्म की मित्रता में पनपा था, शर्मा जी यानी सेवाराम शर्मा और सरयू से। वैसे तो शर्मा जी आईएएस अधिकारी हैं,
पर उनकी साहित्य पिपासा ही हम उनके निकट ले आई। वे खूब पढ़ते थे और पढ़े पर बहस करने के लिए आतुर रहते थे। सरयू को तो लिखने लिखाने का भी शौक था। बाद में तो उसने बकायदा कहानियां लिखना भी शुरू कर दिया और कुछ सालों पहले उसका एक कहानी संग्रह भी प्रकाशन में आया। बात बहस चाहे साहित्य की होती हो, लेकिन लाइसेंस रिन्यू करवाना हो, राशन कार्ड हो, फ्लैट की किस्तें हों और भी झंझटिया काम सब उनके जिम्मे होता। डीडीए का ये फ्लैट जिसमें आज मैं अपने को बेहद सुरक्षित महसूस करती हूँ, उनके जिद भरे आग्रह करने पर ही मैंने बुक किया था। 2 साल बीतते न बीतते राजिन तो उस परिवार से कुछ ऐसे जुड़ गए कि सप्ताह में 4 या 5 दिन अक्षर से सीधे उनके यहाँ चले जाते और फिर रात 10 बजे तक ही घर लौटते। उनकी पोस्टिंग मिजोरम और अरुणाचल हुई तो उस परिवार का चुंबकीय आकर्षण राजिन को वहां भी ले गया। लेकिन कुछ साल पहले एकाएक शर्मा जी और राजिन के बीच उभरी किसी गांठ ने उन्हें काफी हद तक दूर कर दिया। लेकिन मेरी निकटता उनसे जस की तस बनी रही। केवल इतना ही नहीं, बीमारी की हालत में सरयू ने मुझे 1 सप्ताह तक अपने घर ले जाकर भी रखा। शर्मा जी उन दिनों प्रोटेस्ट के तौर पे छुट्टी लेकर घर बैठे थे और दोनों ने ही बड़ी आत्मीयता से मेरी देखभाल की। बच्चे भी दोनों समय प्रणाम करने जरूर आते थे। आगे कहते हैं कि धर्मयुग के जिस विशेषांक में मेरी त्रिशंकु कहानी छपी थी, त्रिशंकु के संदर्भ में पहले ही बात हो चुकी थी। त्रिशंकु कहानी ये वही था जो कुछ कॉलेज के बच्चे थे जो प्रेम संबंध में थे और 3 ऐसा करके 3 वो था 3 लोग थे, तो ये हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी, इन्होंने भी ज़िक्र किया था इसमें। तो कहते हैं कि धर्मयुग के जिस विशेषांक में मेरी त्रिशंकु कहानी छपी थी, उसी में राजी सेठ भी इस समय हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, इनकी बहुत सारी रचनाएँ। तो त्रिशंकु के अलावा ये कहते हैं कि निर्मला जैन से मुलाकात राजी सेठ की। तो कहते हैं धर्मी के जिस विशेषांक में मेरी त्रिशंकु कहानी छपी थी उसी में राजी सेठ की गलत होता पंचतंत्र भी छपी थी। कहानी पढ़ते ही राजी का नाम मेरे मन में अटक गया, पर उन दिनों वे अहमदाबाद रहती थी, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। सन 76 में सेठ साहब ट्रांसफर होकर दिल्ली आए और एक दिन राजी सेठ को बिना किसी खबर सूचना के अचानक अपने घर पर पाकर मुझे आश्चर्य हुआ था, एक सुखद आश्चर्य। उस दिन की वो छोटी सी मुलाकात कब और कैसे एक अंतरंग परिचय में बदल गया, कैसे मैं राजी को अपने बहुत निकट पाने लगी मैं खुद नहीं जानती। जहाँ तक लेखन और लेख की दृष्टि का सवाल है, हम शायद बहुत भिन्न धरातल पर खड़े हैं। वैसे उनके शुरू के 2 कहानी संग्रह अंधे मोड़ से आगे और तीसरी हथेली की कहानियों पर मैं मुग्ध हूँ। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बैठना, विभिन्न विषयों को समेटती लंबी-लंबी बातचीत मुझे हमेशा बहुत प्रेरक और उत्साहवर्धक लगती है। घर परिवार की समस्याओं को उनके पास जिसका अंबार लगा रहता है, एक दूसरे के सामने उड़ेल कर थोड़ा हल्का कर लेते हैं, पर उन प्रसंगों को जल्दी ही निपटा कर हम पढ़ने लिखने की दुनिया में लौट आते हैं। राजी पूरी तरह लेखिका है, निष्ठावान और समर्पित। लेखकों की बिरादरी को ही उन्होंने अपनी बिरादरी बना लिया है और मैं पिछले 15 साल से कुछ भी ना लिख पाने के कारण साहित्य की दुनिया से कटती चली गई हूँ। हो सकता है इसी कारण बहुत चाहने के बावजूद मुलाकातें हमारी बहुत ही कम हो पाती हैं। यूँ फ़ोन को मिलने का विकल्प बना रखा है, पर उसमें वो संतोष कहाँ? जो भी हो, हम चाहे मिले ना मिले, अनेक स्तरों पर हमारे लेखकीय धरातल भिन्न हो, पर कहीं कुछ ऐसा है ज़रूर कि मैं राजी को अपने बहुत निकट पाती हूँ, शायद वह भी, वरना ये संबंध इस तरह चलता नहीं। हो सकता है इसके मूल में उनकी वो शालीनता रही हो जिसके चलते ना उन्होंने कभी अपने विचारों को सही और श्रेष्ठ सिद्ध करके मुझ पर लादने की कोशिश की, ना अपने कहे सोचे लिखे की श्रेष्ठता के परचम लहराकर मुझे आतंकित ही किया। इन मित्रों के साथ बैठ के गोष्ठियां तो होती थी शाम को, पर दिन का समय गुजारती थी मैं अपनी बेटी टिंकू रचना के साथ। जब तक वो मेरे साथ रही, तब तक वो मेरी बड़ी शक्ति बन के रही। आज तो मैं कई बार ये भी सोचती हूँ कि यदि टिंकू ना होती, तो मेरी ज़िंदगी की ये धारा निश्चित रूप से किसी और दिशा में मुड़ गई होती। चौथी 5वीं कक्षा तक मैं उसकी माँ बनकर रही, उसके बाद उसकी मित्र बनकर। स्कूल से आने के बाद उसे खिला-पिलाकर हम दोनों पलंग पर गलबहियाँ डालकर लेट जाते। शर्मा जी ने इस दृश्य को नाम दे रखा था गायबाजी। और फिर बड़े विस्तार से वो मुझे अपने स्कूल की एक-एक बात बताती। मैं उसे दुनिया भर की कहानियाँ सुनाती, कविता सिखाती और आजकल एक काम में उसकी 3 साल की बेटी मायरा के साथ करती। उसके नानी प्रेम के मूल में ये कहानियाँ, कविताएँ ही हैं। लेकिन कॉलेज के दूसरे साल तक आते-आते घर चाहे यही रहा, पर उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया होने लगी। अपने मित्र होने लगे, जो अब केवल उसके अपने होते थे। वो स्वाभाविक भी था। यह पर भी उसको दूर होते चले जाना मुझे कहीं बहुत अकेला तो कर ही गया और सन 84 में दिनेश खन्ना के साथ शादी करके उसने अपना घर भी बसा लिया। दिनेश, टिंकू दोनों अपने-अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। अब तो अगर हमें जोड़ती है तो मायरा। मायरा के रूप में मुझे जैसे फिर से वो टिंकू मिल गई, जो उसी तरह ही कहानी कविता सुनते अघाती नहीं। और अब तो उसमें टिंकू की दूसरी बेटियाँ माही भी जुड़ गई। सबसे बाद में परिचय हुआ मैत्रेयी पुष्पा से।
चित्रा मुदगल उसे अपने साथ लेकर आई थी। परिचय करवाया और जब मालूम हुआ कि उसकी तीनों बेटियां और एक दामाद अब तो तीनों डॉक्टर हैं, तो मेरे मुंह से अचानक निकला, अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि परिचय के दायरे में कोई डॉक्टर तो है ही नहीं और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उन्हीं की पड़ती है। बाद में अपने कहे पर हँसी आती रही, क्योंकि मैत्रेयी आई थी अपनी लेखकी आकांक्षाओं के साथ और मैंने उसे डॉक्टरी में समेट कर रख दिया। चलते समय उसने मुझे अपनी एक किताब दी, इस आग्रह के साथ कि पढ़कर मैं अपनी राय और सुझाव पहुंचा दूं। किताब पढ़कर मैं चुप्पी साध गई, क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया जाहिर करने जैसा कुछ था ही नहीं। फिर उससे कोई मुलाकात नहीं हुई और मैं उज्जैन चली गई। पर 2 साल में तो सारा परिदृश्य ही बदल गया। राजेंद्र और हंस के माध्यम से उसने साहित्य में जगह ही नहीं बना ली, बल्कि एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इदनम, ये कई बार एग्जाम में भी आया है, जैसा उपन्यास लेकर कथा साहित्य में अपने नाम की मैत्रेयी ने धूम मचा दी। उसके बाद तो एक के बाद एक मोटे उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। अक्सर दिल्ली रहने पर मेरी सांस की तकलीफ बहुत बढ़ जाया करती थी, जो आज भी है, और एक रात को मुझे लगा कि जैसे मेरी सांस ही उखड़ जाएगी। करीब 12 बजे मैंने हाँफते-हाँफते मैत्रेयी को फ़ोन किया और गोपाल ड्राइवर को उसे लेने के लिए भेज दिया। तुरंत आकर वो मुझे मेडिकल इंस्टीट्यूट ले गई। अपने दोनों डॉक्टर दामादों को उसने पहले ही फ़ोन कर दिया था। तबीयत शायद इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था जितनी घबराहट थी। दूसरे दिन शाम तक मुझे वहाँ रख कर घर भेज दिया। ऐसे ही एक बार और डॉक्टर साहब और मैत्रेयी सूचना मिलती ही रात 11 बजे मुझे देखने आ गए। गप गोष्ठियों और साहित्यिक सूत्रों से जुड़े इन संबंधों से जरा अलग हटकर दो संबंध और हैं जिनसे मैं गहरी जुड़ी हूँ। बरसों पहले अपने गद्य गीतों के लिए चर्चित श्रीमती दिनेश नंदिनी डालमिया, जो एक लंबे अंतराल के बाद साहित्य के क्षेत्र में केवल सक्रिय ही नहीं हुई, बल्कि जिन्होंने एक के बाद एक रचनाओं की झड़ी लगा रखी, मेरे लिए वे सिर्फ बड़ी बहन है। तो यहाँ पे एक जिक्र हुआ है दिनेश नंदिनी डालमिया का। आश्चर्य की बात है कि मैंने कभी उनसे साहित्य की बात की ही नहीं। उनकी साहित्यिक संस्था का नाम था ऋषा। ऋषा में कभी शिरकत नहीं की। हम तो जवाब भी मिलते घर परिवार की बात ही करते। कभी उन्होंने मेरे और राजेंद्र के संबंधों की तनातनी में बड़ी बहन की भूमिका अदा की थी, कि जैसे उसे स्वीकार कर लिया। मिलना तो दूर, कभी कभी फोन तक करने में लंबा अंतराल हो जाता। पर मेरी आश्वस्ति इसी में थी कि वे हैं, अब वे नहीं। आज तो उनकी याद, उनका स्नेह ही मेरी धरोहर है। दूसरा संबंध है डॉक्टर संयुक्ता कौशल से। डॉक्टर संयुक्ता कौशल, इनसे जो मेरी बिटिया जैसी ही है। यो परिचय तो हुआ था 1966 में राजेंद्र के मार्फत, पर नख से सीख तक आभिजात में लिपटा उनका व्यक्तित्व, हाई फाई तौर तरीके देकर ही मुझे लगा था कि इससे मेरा मामला जमेगा नहीं। शुरू में राजेंद्र ही अधिक निकट भी रहे थे, उसके परे कब और कैसे वो सरकार सरक कर मुझे इतने घने रूप में मिल गई। मेरी हारी बीमारी, डॉक्टर बाजी की सारी जिम्मेदारी कैसे उन्होंने संभाल ली। दिल्ली के बाहर भाई बहनों के घर जाने के अलावा मैं बहुत घूमी नहीं हूँ। ये जानकर बाहर घुमाने की जिम्मेदारी भी जैसे इन्होंने ले ली ली। लद्दाख इसका कार्यक्षेत्र रहा। वर्षों तक सो एक बार वो मुझे भी ले गई और 15 दिनों तक अपने साथ रखकर इतना घुमाया कि थक कर फिर मैंने ही विराम ले लिया। उसके बाद वहाँ से हम शिलांग गए, यहाँ तक कि हरिद्वार, ऋषिकेश भी मुझे उन्होंने दिखाया। अब तो ना घूमने का शौक रहा, ना चलने का सामर्थ्य, सो घर ही भला लगता है। डॉक्टर बाजी भी अपेक्षाकृत कम हो गई है, सो फ़ोन पर ही बातचीत होती रहती है। 1990 में नीरा और आनंद अपनी दोनों बेटियों के साथ ब्रुसेल्स से दिल्ली लौट आए। नीरा सुशीला की बेटी यानी मेरी बेटी, पर आनंद के साथ मैं दामाद वाला रिश्ता कभी जोड़ ही नहीं पाई, क्योंकि यह संबंध होने से पहले जब वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता था, तब भी वह कभी कभी घर आया करता था और मैं उसे बहुत निकटता महसूस करती थी। उसका पढ़ने का शौक, विभिन्न विषयों की उसकी जानकारी, मेरे लिए तो उसकी बातें बहुत बहुत प्रेरक होती थी। इन लोगों के दिल्ली आ जाने से मुझे बहुत राहत मिलती। एक तो इनका घर सबसे पास, दूसरे आनंद बीमारियों और दवाइयों को भी काफ़ी जानकारी रखने वाला। कई बार तो अपने ऑफिस के बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मुझे लेकर उसे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आनंद के साथ अपना सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, किया भी है। कुछ है उसके व्यक्तित्व में ऐसा कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब उसे अपने बहुत निकट पाने पाते हैं। दिल्ली से बाहर रहने वालों में एक गिरिराज किशोर, मीरा भाभी और सुधा अरोड़ा, जितेंद्र भाटिया। बरसों से गिरिराज जी और भाभी मुझे कानपुर आने के स्नेह सनी निमंत्रण देते रहे, पर मैं कभी भी उनके निमंत्रण का मान नहीं रख पाई, इसलिए थोड़ा रुष्ट हूँ, या कहूँ कि खिन्न होकर। अब उन्होंने कहना ही बंद कर दिया, पर उनकी बातों और मुलाकातों में मुझे हमेशा एक गहरे सरोकार का एहसास मिलता है। सुधा अरोड़ा कब मुझसे इतने गहरे से जुड़ गई पता ही नहीं चला।
ये परिचय तो बरसों पहले कलकत्ता में ही हुआ था, पर ये जुड़ाव बंबई जाकर पहले 2 दिन और बाद में पूरा 1 महीना साथ रहने से घनिष्ठता में बदल गया। साथ रहने के बाद तो जितेंद्र भाटिया भी बहुत निकट हो गए। उनकी स्पष्टवादिता, उनके व्यक्तित्व की साफ-गोई और लेखन के प्रति उनका समर्पण, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो नहीं भी जानती, तो कथा देश में छपने वाले उनके स्तंभ सोचो साथ क्या जाएगा के कारण मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान रहा। यही वे संपर्क, संबंध और जुड़ाव, फिर वे चाहे परिवार वालों से रहे हों या छात्राओं से रहे हों, मित्रों से, परिचितों से, सहकर्मियों से या मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े संबल। जुड़ा विहीन ज़िंदगी न जहाँ-जहाँ और जब-जब मुझे तोड़ा है, इन संबलों ने ही मुझे जैसे जोड़े रखा है, ज़िंदगी से भी और हमारे लेखन से भी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ और यह स्वाभाविक भी है कि अपने निकटतम मित्रों पर की गई बेहद संचित पर मात्र प्रशंसात्मक टिप्पणियों के बाद ये आरोप तो लगेगा ही कि व्यक्तियों को देखने परखने का इतना सतही नजरिया या कि सबके बारे में बहुत बचा बचा के लिखा है मैंने। एक लेखक के लिए इस ठकुर सुहाती का प्रयोजन सबके मुंह देखी बातें करने की कौन सी रणनीति है ये। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने मित्रों पर लिखी गई ये चंद पंक्तियां बड़ी आसानी से ठकुर सुहाती की श्रेणी में डाली जा सकती है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने इस आत्मकथ्य में अपने मित्रों का व्यक्तित्व विश्लेषण या छिद्रान्वेषण करना मेरा उद्देश्य कतई नहीं था। वरना इतने वर्षों की निकटता, अनेक घटनाओं और संदर्भों की जानकारी से उनके व्यक्तित्व के उजले धुंधले पक्ष मेरे सामने भी उजागर तो हुए ही हैं। पर वो सब तो मेरे कच्चे माल के गोदाम की सामग्री है। यहाँ तो मैंने केवल उन बिंदुओं, संबंधों के सकारात्मक पहलुओं और उपलब्धियों के प्रेरक प्रसंगों को स्पर्श भर किया है, जहाँ से मेरी रचनात्मक ऊर्जा ने जाने अनजाने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रस ग्रहण किया है। पुनर्जीवित होने के इस प्रयास में मन की किसी परत पर चिपका मेरे माली का नुस्खा बराबर मेरा दिशा निर्देश करता रहा है। नहीं जानती 3 साल पहले जो और जिस तरह का सहयोग मिला मुझे, उसे किस श्रेणी में रखूं। मैं सन 96 से दाहिनी आंख के काले मोतियाबिंद ने परेशान कर रखा था। 2 साल बाद दिल्ली में ही ऑपरेशन हुआ पर कंट्रोल में नहीं आया। तब एक दिन कलकत्ता से बड़े भाई का फ़ोन आया कि शंकर नेत्रालय में अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो मद्रास पहुँचो, मैं कलकत्ता से आता हूँ। 3-4 दिन तक बराबर देखने के बाद शंकर नेत्रालय वालों ने फैसला सुनाया, एक और ऑपरेशन अनिवार्य है, पर कुछ दिन मद्रास में रहना होगा। समस्या आई कि कहाँ रहूँगी और देखभाल के लिए मेरे साथ रहेगा कौन? तभी दीपा पुरंग सरयू शर्मा की भांजी, जो बचपन में कभी-कभी सरयू के साथ हमारे यहाँ आया करती थी, उन्होंने अपना घर ही नहीं बल्कि अपना दिल भी खोल दिया मेरे लिए। पूरा एक कमरा और एक आया सौंपने के बावजूद कुछ समय से मेरी आँखों में दवाइयाँ डालती थी, नाश्ते-खाने की व्यवस्था भी बिल्कुल फिट। सचमुच बिटिया की उम्र वाली दीपा ने माँ बनकर देखभाल की थी मेरी। दीपा से तो चलिए परिचय का एक झीना सा सूत्र था, पर भी उनके प्रति प्रवीण पुरंग उन्होंने भी तो कोई कमी नहीं रखी। बिना किसी मजबूरी या घनिष्ठता के लंबे समय तक ऐसा सहयोग महानगरों के संदर्भ में अविश्वसनीय सा नहीं लगता। जब दीपा ने छोटी बच्ची होने के कारण शुरू में ही संकर नेत्रालय तक लाने ले जाने की अपनी असमर्थता बता दी थी, तो मदद के लिए आई पहले बेंगलोर से मेरी भतीजी मंजू भंडारी और बाद में राजुल पद्मनाभन। अपने दोनों बच्चों को फाइनल इम्तिहान के बीच छोड़कर बेहद मानसिक तनाव की स्थिति में भी ऑपरेशन के समय मंजू मेरे साथ थी। पर दूसरे ही दिन मैंने उसे वापस भेजा और तब हर तीसरे दिन शंकर नेत्रालय ले जाने की जिम्मेदारी राजुल ने संभाली। राजुल मद्रास की स्फटिक सोसाइटी के बेहद कर्मठ, सक्रिय और समर्पित सदस्य है। उसका यूं हर तीसरे चौथे दिन काम छोड़कर मुझे लेने आना, दिखाकर फिर दीपा के यहाँ छोड़ना, पूरे आधे दिन की बर्बादी होती थी उसकी। पर उसके चेहरे पर कभी भी सिकन नहीं देखी मैंने। कृतज्ञता के बोझ से दबी मैं ही जब तब कुछ कहती तो डपट देती मुझे। आप ऐसी सोचती भी क्यों हैं? बिल्कुल नहीं सोचेंगी इस तरह। मुझे सोच से मुक्त करने का उसका और दीपा का हर प्रयास मुझे न जाने कितने प्रकार के सोच से भर देता है। दुनिया आज भी सुंदर है, रहने योग्य है। बिना प्रतिदान के भी कितना कुछ मिलता रहा है मुझे लोगों से। अगर तरह तरह के संकट आए तो संभालने के लिए हमेशा 10-10 हाथ थे, वो प्रस्तुत रहे। इसे ईश्वर की अनुकंपा के सिवाय और क्या कहूँ? सो बिना किसी के लिए कुछ ही, परिवार, परिचितों और मित्रों से मुझे बहुत कुछ मिला, बराबर मिलता ही रहा। उन्हीं के सहारे जैसे-तैसे मेरे लिखने का क्रम चलता रहा। दुनिया की सुंदर और रहने योग्य लगने के साथ एक छोटी-सी घटना और जुड़ी हुई है, जो पढ़ने वाले को तो शायद बहुत ही महत्वहीन लगेगी, पर ये मेरे मन में कुछ इस तरह अंकित है कि लिखे बिना मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है। एक दिन रात को कोई 10 साढ़े 10 बजे हम लोग निर्मला जी के यहाँ से लौट रहे थे।
गाड़ी टिंकू चला रही थी और उसने अपना पर्स सीट और दरवाजे के पास फँसा कर रख दिया। कुछ दूर चलने पर मैंने टिंकू से कहा कि ये खड़-खड़ की आवाज़ क्यों आ रही है? लगता है तेरा दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं है। गाड़ी चलाते-चलाते उसने दरवाज़ा खोला और झटके से बंद कर दिया। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि दरवाजे से सटा कर रखा हुआ पर्स नीचे गिर पड़ा। पर घर जाकर पर्स की तलाश शुरू हुई। सबसे पहले निर्मला जी के यहाँ फ़ोन किया। वहाँ से नकारात्मक उत्तर आने पर एकाएक ख़्याल आया कि दरवाज़ा खोलते समय ज़रूर पर्स नीचे गिर गया होगा। रुपए पैसे तो उसमें ज़्यादा थे नहीं, पर उसकी आइडेंटिटी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, बस पास और कॉलेज की छात्रा के पर्स में जितना भी कुछ अगड़म-बगड़म भरा रहता, वो सब उसी में था। वो बहुत परेशान। उल्टे पैरों हम लोग वापस लौटे और अंदाज़ से जहाँ दरवाज़ा खुला वहाँ उतर कर दूर-दूर तक देखा। वो यूनिवर्सिटी एरिया था जहाँ रात को बिल्कुल सन्नाटा ही रहता, तो वैसे किसी को उठाकर ले जाने की संभावना कम थी। पर जब पर्स नहीं मिला तो समझ लिया कि ज़रूर हम जैसा कोई और भी इधर से गुज़रा होगा और सड़क पर लावारिस से पड़े एक पर्स को देखकर उठा लिया होगा। थक-हार कर लौट आए, पर टिंकू तो बेहद परेशान, पर सारी चीज़ें बनवाने की भाग-दौड़ पर उपाय। कोई तीसरे दिन शाम को नीचे से मकान मालिक के एक लड़के ने आवाज़ देकर कहा कि आंटी, ये ऑटो रिक्शा वाले रचना को पूछ रहे हैं। टिंकू घर में थी ही नहीं, सो मैं नीचे उतरी। ऑटो रिक्शा चालक के पूछने पर जब मैंने बताया कि मैं ही रचना की माँ हूँ, तो वह जल्दी से मुड़ा और सामने आटे खड़े ऑटो रिक्शा से एक पर्स लाकर मुझे देते हुए बोला, कोई 3 दिन पहले रात के मॉरिस नगर से गुजरते समय ये पर्स मुझे मिला था, इसे संभाल लीजिए। मैं अवाक सी उसका मुँह देखती रही। तो क्षमा याचना के से स्वर में उसने बोला, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ और इस बीच इधर की कोई सवारी भी नहीं है जो ला सकता, और मैंने इसे एक बार खोल कर भी देखा, सिर्फ इसलिए कि कोई पता मिल जाए तो कम से कम आपको दे दिया जाए। जब आप एक बार इसे खोल कर देख लीजिए कि अंदर सब ठीक तो है ना। उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हैं आप? जो 3 दिन बाद भी पर्स ला कर देगा, वो आपकी बेटी भी हिंदू कॉलेज में पढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि जब कोई 3 दिन बाद भी ला कर देगा, और यहाँ पे 3 बिंदी का मतलब आगे उन्होंने, और वो निःशब्द थी और कह नहीं पाई। उन्होंने कहा आपकी बेटी भी हिंदू कॉलेज में पढ़ती है, मेरा बेटा भी वहीं से पढ़कर निकला था, उस नाते तो ये भी मेरी बेटी ही हुई। लेकिन पिता बनने के बावजूद उसका ये आग्रह बना ही रहा, इसे मेरे सामने ही एक बार खोल कर देख तो ज़रूर लीजिए, मेरा मन हल्का हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ दिए, ऐसी बात कहकर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप? और अब आपको ऊपर चलकर मेरे साथ 1 कप कॉफ़ी तो ज़रूर पीनी होगी। उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, मेरी सवारी बैठी हुई है स्कूटर में, वैसे ही देरी हो गई। और जल्दी से वो अपने रिक्शा की ओर मुड़ गया। जाते-जाते फिर बोल गया, 3 दिन तक बच्ची ज़रूर बहुत परेशान रही होगी। इस देरी के लिए आप उससे मेरी तरफ से माफ़ी ज़रूर माँग लीजिएगा। और वो चले गए। मैं कुछ देर तक वहीं जस की तस खड़ी रही। वो तो चला गया, पर जब मैं ऊपर चढ़ी तो उसकी बात-बात से ज़्यादा उसका चेहरा और चेहरे से ज़्यादा उसका भाव, सब कुछ मेरे साथ ज्यों की त्यों चले आया। नहीं जानती क्यों ऐसी छोटी-छोटी बातें मैं कभी भुला नहीं पाती। केवल इतना ही नहीं कि भुला नहीं पाती, बल्कि ऐसी ही छोटी-छोटी बातें तो हैं ज़िंदगी के प्रति मेरी आस्था को और भी बढ़ा देती हैं। सन 70 तक मेरे 4 कहानी संग्रह आ चुके थे और बिना दीवारों के घर नाम से एक नाटक भी, यानी सन 70 तक का इन्होंने ज़िक्र किया है। 4 कहानी संग्रह और बिना दीवारों के घर नाम से एक नाटक भी। सो मन अब रह रहकर उपन्यास की ओर दौड़ रहा था। 3 परिवारों में पल रहे बंटी की विभिन्न मानसिक स्थितियाँ, जिनका उल्लेख मैंने बंटी की जन्मपत्री में किया, मुझे केवल अपनी ओर खींच ही नहीं रही थी, बल्कि लगातार उनका दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा था, और बढ़ते-बढ़ते स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वे सारे बंटी अपने-अपने परिवार की सीमाओं को तोड़कर एक सामाजिक समस्या के रूप में खड़े हो गए हैं। हो सकता है कि इस स्थिति तक पहुँचने में समानांतर रूप से चलने वाला मेरी निजी चेतना का एक अतिरिक्त आयाम भी हो। टिंकू उस समय कुल 9 वर्ष की थी। बंटी की उम्र की, और राजेंद्र के साथ रहना मेरे लिए कठिन से कठिनतर होता जा रहा था। पर जब भी मैं अलग होने की बात सोचती, टिंकू का चेहरा बंटी के चेहरों में जा मिलता और मेरा सारा सोच वहीं ध्वस्त हो जाता। नहीं, नहीं, मैंने जो सहा सह लिया, लेकिन टिंकू को भी मैं एक भरी पूरी जिंदगी से वंचित कैसे कर दूं? टिंकू को मैंने बंटी तो नहीं बनने दिया, पर उसने मुझे उपन्यास लिखने के लिए एक तरह से विवश कर दिया। और फिर तो सारे ही बंटी गड्ढम गड्ढ होकर एक नया ही आकार लेने लगे। अब इस आकार को कलमबद्ध करने से मैं अपने को रोक नहीं पा रही थी, पर इसे लिखने के लिए घर बाहर की जिम्मेदारियों से मुक्त, जिसे निर्विघ्न समय और मानसिक शांति की जरूरत थी, वो सब घर में मिल पाना संभव था ही नहीं। सो एक दिन मन पक्का करके मैंने प्रिंसिपल से हॉस्टल में एक कमरा मांगा, सामान समेटा और चली आई। डॉक्टर सैल कुमारी के बगल वाला कमरा मिला था। मुझे और सैल ने ऐसी मेहमान नवाजी की कि मेरी समय समय पर चाय कॉफ़ी के अलावा हॉस्टल की बड़ी बेस्वाद सब्जियों के बदले अच्छी सब्जियां तक बनाकर खिलाई। पूरे 1 महीने तक सैल ने इतना ध्यान रखा मेरा कि घर की कमी अखरने ही नहीं दी। रूटीन कुछ यूँ बना मेरा कि कॉलेज के काम से बचा मेरा सारा काम जो भी होता वो बंटी और शकुन के साथ ही बीतने लगा। शनिवार की शाम को मैं घर जाती तो ये साथ ही जाते, सोमवार को सवेरे मैं इनके साथ ही वापस लौटती, बृहस्पति को नन्ही राजिन की छोटी बहन टिंकू को लेकर हॉस्टल आती, तो 2 घंटों में सिर्फ उसके साथ गुजरती, तब भी एक व्यवधान।
टिंकू मुझसे मिलने आई तो देखा कि उसका घुटना छिला हुआ। मैंने वैसे ही पूछा तो दोनों बाहें मेरे गले में डालकर रो पड़ी। तुम्हें क्या पड़ी है मेरी चोट लगने से? तुम अपना बैठ कर लिखो। उसके साथ खेलकर उसे आइसक्रीम खिलाकर उसकी मनोदशा तो मैंने उस समय बदल दी, पर मेरी मनोदशा पर उसके आंसू जैसे चिपके रह गए। जाने कैसा तो धिक्कार उठा भीतर से कि मैं यहाँ इस काल्पनिक बंटी के सुख दुख के साथ जी मर रही हूँ और मेरी असली बंटी बिना उपीछित महसूस कर रही है। नहीं, अब और नहीं। और नीचे उतर कर मैंने राजेंद्र को फ़ोन किया कि मैं कल सामान समेट कर आ रही हूँ। तो राजेंद्र ने मुझे केवल समझाया नहीं, बल्कि पूरी तरह कन्विंस भी कर दिया कि इस समय आ गई तो इससे बड़ी गलती और कोई नहीं होगी। टिंकू अपने काका बुआ के साथ खूब मस्त है और उस समय मुझे देखकर ज़रा इमोशनल हो गई। काका बुआ से मिले प्यार की वजह से ही मैं उसे छोड़कर भी आ सकी थी, और ये तो मैं भी अच्छी तरह जानती थी कि वह भी उन दिनों दोनों से बहुत जुड़ी थी। फिर मेरी अनुपस्थिति में नन्ही यानी बुआ उसकी पूरी तरह देखभाल करती थी, पर फिर भी उस दिन के आंसुओं ने मुझे कुछ समय के लिए तो बुरी तरह डिगा ही दिया। बाद में तो मैंने भी महसूस किया कि यदि उस समय मैं घर चली जाती तो पूरी तरह ग्रिप में आया हुआ ये उपन्यास फिसल जाता और फिर कभी ना लिखा जाता। महिला होने के नाते मुझे बाहर के किसी संकट या व्यवधान का कभी कोई सामना नहीं करना पड़ा। फिर बस आंतरिक संकट को क्या कहा जाए। जहाँ तक सोचती हूँ, हर लेखिका को कभी ना कभी किसी न किसी स्तर पर इस तरह के आंतरिक संकट से तो जरूर ही गुजरना पड़ता होगा। पता नहीं भारती जी को कैसे ये सूचना मिल गई कि मैं कोई उपन्यास लिख रही हूँ। सो उनका ऊपर अनुरोध ही नहीं, एक सा आदेश ही आया कि वो धर्मयुग में छपेगा और दिवाली विशेषांक से शुरू हो जाएगा, जिसकी घोषणा भी जल्द ही करने जा रहे हैं। उनका ये दबाव मेरी मजबूरी बन गया और उपन्यास का पहला ड्राफ्ट पूरा करके, यानी उपन्यास को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करके मैं घर लौटी। शुरू की 4 किस्तों का तीसरा ड्राफ्ट तैयार करके मैंने भारती जी के पास भेजा तो उनका एक लंबा सा तार मिला, जिसका आशय था कि मैं राकेश से इस बारे में बात कर लूं, कहीं वो आहत ना हो। ये उनकी दुखती रग है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 3 बंटियों में से एक राकेश जी का ही बेटा था, और उपन्यास का प्रस्थान बिंदु भी मुझे वहीं से मिला था। पर आगे की कहानी तो बिल्कुल अलग, क्योंकि ना तो मैंने राकेश जी के बेटे को कभी देखा था, ना उनकी पहली पत्नी शीला को। पर मैंने शुरू की ये 4 किस्तें भारती जी के मन में राकेश जी के आहत होने की आशंका, उनकी दुखती रग को कचोटने वाली रचना को धर्मयुग में छापने की उनकी झिझक, सभी कुछ बहुत स्वाभाविक था। दूसरी ओर मुझसे बहुत आग्रह करके लिया हुआ उपन्यास 3-4 अंकों से, जिसकी घोषणा हो भी रही थी, क्या कहकर रद्द करे। अजीब द्वंद था भारती जी के सामने, और इसका एक ही निराकरण था कि मैं खुद जाकर एक बार राकेश जी से बात कर लूं। इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, पर अब जाना मुझे भी जरूरी लगने लगा, क्योंकि इस बिंदु पर तो मैं भी राकेश जी को कभी आहत नहीं कर सकती थी। राकेश जी मिलने का निर्णय तो मैंने ले लिया, पर गई तो रास्ते भर मुझे न जाने कितने अगर मगर मथते रहे। अगर राकेश जी नाराज हुए तो, अगर आहत हुए तो, अगर दुखी हुए तो। मिलने पर बड़े झिझकते हुए मैंने अपनी बात को सफाई पेश करने के अंदाज में उनके सामने रखी और प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी। वे बोले, मनु, जानती हो, इस तरह तुम एक लेखक का अपमान कर रही हो। मैं तो धक। पर उन्होंने शायद मेरे धक होने को देखा ही नहीं और बोलते रहे, एक लेखक अपनी रचना के लिए सबसे अनुमति लेता फिरेगा, सफाई पेश करता रहेगा। हम अपनी रचना के लिए जिंदगी से ही तो थीम उठाते हैं, अपनी ज़िंदगी से, परिवार वालों से, परिचितों की ज़िंदगी से, मित्रों की ज़िंदगी से। उसमें गलत या अनुचित क्या हो सकता है? हाँ, गलत है। गलत होता है तब जब कोई दुर्भावना से लिखा जाए और मिलियासली लिखा जाए, और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ तुम ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करोगी। और फिर हँसकर बोले, अब तो मैं भी तुम्हारे उपन्यास का इंतज़ार करूँगा। उनकी बात से भी ज़्यादा उनकी हँसी ने मेरे सारे अगर-मगर द्वंद दुविधा धो पोंछ दिए। जैसे ही मैंने फ़ोन पर भारती जी को अपने और राकेश जी के बीच होने वाले संवाद की सारी बात बताई, वे भी एकदम निश्चिंत हो गए। फिर तो उन्होंने अपनी घोषणा के अनुसार धर्मयुग में आपका बंटी की पहली किस्त छाप दी। धारावाहिक रूप से इसका छपना और उस पर मिलने वाली प्रतिक्रियाएं विचित्र अनुभव था वो। तीसरी चौथी किस्त प्रतिक्रिया स्वरूप मिलने वाले पत्रों का जो सिलसिला शुरू हुआ, किस्त दर किस्त उनकी संख्या बढ़ती ही चली गई। 8वीं 9वीं किस्त तक आते आते तो हाल यह हुआ कि एक दिन पोस्टमैन ऊपर आया और पूछने लगा, क्या बात है जो रोज रोज इतने पत्र आते हैं? आपने घर में कोई पोस्ट ऑफिस खोल लिया है क्या, या कुछ और? उसे क्या बताती मैं, वो तो खुद हैरान। ऐसी ऐसी जगहों से पत्र मिलते जिनका मैंने कभी नाम तक नहीं सुना। इसमें एक पत्र का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। बंटी को डॉक्टर साहब के घर से उसके अपने पिता के घर भेजने का प्रसंग चल रहा था शायद, तब इंदौर से बिमला धामाई नाम की किसी महिला का पत्र मिला। लिखा था, मैं यहाँ छोटे बच्चों के हॉस्टल की वार्डन हूँ। मेरे हॉस्टल में 90 बच्चे हैं। अपनी जड़ से उखड़ने के बाद बंटी जिस मानसिक यातना से गुजर रहा है, वो अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेहरबानी करके आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उसे अपने हॉस्टल में रख लूंगी। भगवान के वास्ते
अब आप उसे और इधर-उधर मत भटकाइए। प्रमुख बात तो काफ़ी कुछ वैसी ही याद है, बाकी इसी भाव से मिलती-जुलती कुछ पंक्तियाँ और भी थी। कई पत्रों में तो मेरी प्रशंसा में भी खूब कसीदे कढ़े गए थे, पर 9 पत्रों में धिक्कार भरी अपनी भर्त्सना को मैं भूली भी नहीं। ऐसे पत्रों की संख्या 9 थी। ये तो आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, पर किसी भी पत्र की पंक्तियाँ ठीक-ठीक याद नहीं। हाँ, सबका मिलता-जुला भाव यही था कि एक स्त्री होकर भी आपने तो भारतीय मातृत्व को कलंकित ही कर दिया। हमारे यहाँ स्त्री कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देना, बिना चेहरे पर सिकन लाए अपना सब कुछ होम कर देना, कैसा चित्रित किया है आपने शकुन को। कैसी माँ है ये शकुन। इसके लिए तो अपना सुख, अपना भविष्य सब कुछ है। और फिर शकुन की भर्त्सना। आश्चर्य तो मुझे इस बात पर हुआ कि ये सारे पत्र स्त्रियों ने ही लिखे थे। उस समय भी ये बात दिमाग में ज़रूर आई थी, पर आज तो मैं इसे बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करती हूँ कि कितनी गहरी जमी हुई है इन संस्कारों की जड़ें हमारे भीतर। त्याग, सेवा, अपने को होम कर देना, अपने को मिटा देना, क्या यही है स्त्रीत्व के गुण? उसकी महानता की कसौटी? क्यों नहीं किसी ने शकुन की तकलीफ को समझा, उसे महसूस किया? इन जड़ संस्कारों से बंधी महिलाओं की बात तो छोड़ ही दीजिए। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि धारावाहिक रूप से छपने पर आने वाले पत्र हो या पुस्तक, सब में आने पर छपने वाली समीक्षाएं या फिर गोष्ठी में होने वाली चर्चाएं, सब जगह बंटी ही छाया रहा। शकुन तो एक तरह से हाशिए पर जा पड़ी। उसे अपेक्षित महत्व मिला ही नहीं, जबकि मेरे हिसाब से वह भी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। इसलिए जरूरी लग रहा है कि इस अवसर पर एक आधुनिक स्त्री के संदर्भ में ही उसके चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूं। हमसे पहले वाली पीढ़ी की स्त्री का ना तो कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व होता था, ना ही कोई स्वतंत्र पहचान। वो तो मात्र रिश्तों से ही पहचानी जाती थी। वो किसी की बेटी, पत्नी, माँ, बहन, चाची, ताई, बुआ, भाभी ही होती। इन रिश्तों से परे भी उसका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसका अपना कोई नाम या अस्मिता भी है। इस बात का उसे कोई बोध तक नहीं था, न उसे, न उसके परिवार के लोगों को, बल्कि कहूँ कि समाज को भी। लेकिन समय के साथ साथ शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक स्वतंत्रता और बाहरी दुनिया से बढ़ते रिश्तों ने उसके भीतर इस बोध को जगाया कि रिश्तों से परे भी उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, अपनी अस्मिता है, कि वो भी समाज की एक स्वतंत्र जीवंत इकाई है। पर इस बोध के जगाते ही सबसे पहली टक्कर उन रिश्तों से ही लेना पड़ा जो अभी तक पूरी तरह उस पर कब्जा जमाए बैठे थे। आप सभी को याद होगा कि एक समय ऐसी कहानियों की कमी नहीं थी जिनमें माँ बाप ने बेटी से सिर्फ इसलिए संबंध तोड़ लिया कि बेटी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली। बेटी की जिंदगी के अहम से अहम फैसले लेने का अधिकार पूरी तरह अपने में समेटे माँ बाप के लिए बर्दाश्त कर पाना शायद संभव ही नहीं था कि उनके इस अधिकार को चुनौती देते हुए बेटी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगे। बेटी ने यदि उनके इस अधिकार को नकार दिया तो उन्होंने बड़ी निर्ममता से खून के संबंध को ही नकार दिया। मैंने खुद भी तो पिता के इस क्रोध भरे नकार को झेला था। दुनिया देखी है, जिंदगी का अनुभव किया, धूप में बाल सफेद नहीं किए। या कि बेटी है हमारी, हमसे ज्यादा उसका हित और कौन देख सकता है। जैसे फिक्रे तो लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए उनका सबसे बड़ा संबल हुआ करता है। उसके कुछ समय बाद पति के वर्चस्व को, उसके पति परमेश्वरत्व को चुनौती देते हुए पत्नी ने अपनी आवाज बुलंद की, तो इन संबंधों में भी दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि इस टूटने से स्त्री को कहीं से नहीं तोड़ा, थोड़ा बहुत टूटन भी झेला उसने, और कई स्तरों पर झेला। लेकिन एक सीमा तक बर्दाश्त करने के बाद जब स्थिति असहनीय हो गई, तो आखिर उसने स्टैंड लिया और अपने को आजाद कर लिया। और ये भी सही है कि माँ बाप से कहीं अधिक त्रासदायक होता था ये संबंध विच्छेद, क्योंकि उस समय तो अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ एक सुनहरे भविष्य का नक्शा सामने रहता था। पर इस विच्छेद के बाद तो सामने अकेलेपन का सन्नाटा ही पसरा था। हाँ, यदि अलगाव का कार्ड कोई नया साथी हो तो अवश्य स्थिति दूसरी होती है। इसके बावजूद तलाक की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। मैंने तो इस विच्छेद व त्रासदी को भी झेला है, चाहे पूरे 35 साल बाद ही सही। लेकिन सबसे नाजुक रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। यहाँ बच्चे की उपेक्षा करके, या कहूँ कि अपने मातृत्व की उपेक्षा करके, किसी भी माँ के लिए अपने व्यक्तित्व की बात सोचना, अपनी आशा आकांक्षाओं की बात सोचना असंभव चाहे ना हो, पर कठिन तो बहुत होता है। मातृत्व और व्यक्तित्व का ये द्वंद, वही तो शकुन के चरित्र की कुंजी है। जब उसका मातृत्व पक्ष प्रबल होता है तो उसका अतिरिक्त उपेक्षित व्यक्ति पक्ष प्रश्नवाचक बनकर उसे मतने लगता है, और जब उसका व्यक्ति पक्ष प्रबल होता है तो उसका मातृत्व तिलमिलाने लगता है। शकुन के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि व्यक्तित्व और मातृत्व के इस द्वंद में न पूरी तरह व्यक्ति शकुन बनकर जी सकी, न पूरी तरह माँ। और क्या ये केवल शकुन की ही त्रासदी है? आज भी अपने व्यक्तित्व के दम पर अपने संबंधों से टकराने वाली हजार हजार औरतों की त्रासदी क्या यही नहीं है? अच्छा होता कि समीक्षाओं में शकुन के द्वंद और उसके जीवन की त्रासदी को भी उसके पूरे संदर्भ के साथ समेटा जाता।
सन 70 में ही बासु चटर्जी ने राजेंद्र के सारा आकाश उपन्यास पर फिल्म बनाकर कलात्मक फिल्मों की दुनिया में मणिकौल और कुंवर सानी से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। कलात्मकता के नाम पर दर्शकों को अपने से दूर छिटका देने वाले इन प्रयोगों की जगह इसने दर्शकों को अपने साथ जोड़ा ही नहीं, अपनी संवेदना का सहभागी भी बनाया। इनकी सफलता ने राजेंद्र को प्रसन्न और पुलकित किया तो बासुदा को नई योजनाओं से लैस। उन्होंने मुझसे मेरी यही सच है कहानी को फिल्माने की बात की। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिल्म का प्रस्ताव मुझे भी रोमांचक तो बहुत लग रहा था, पर संशय था तो केवल इतना ही कि निहायत आंतरिक स्तर पर चलने वाले एक लड़की के द्वंद को जिसे व्यक्त करने के लिए मुझे भी डायरी फॉर्म का सहारा लेना पड़ा था। दृश्य विधा में कैसे प्रस्तुत करेंगे? जब मैंने अपनी आशंका बासुदा के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि ये सब मैं उन पर छोड़ दूं और अनुमति दे दूं। अपनी कहानी को चितपट पर देखने की ललक ने मेरी शंकाओं को पीछे धकेल दिया और फिल्म बनी। पर दुर्भाग्य मेरा कि 1 साल तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना मिलने की वजह से वो डिब्बों में बंद पड़ी रही। मजबूरन मैंने तो समझ लिया और संतोष भी कर लिया कि कहानी कागजों में से निकलकर डिब्बों में चली गई। पर अंततः ताराचंद बड़जात्या ने उसे खरीद कर रिलीज किया तो फिर उसने केवल सिल्वर जुबली ही नहीं मनाई, बल्कि फिल्म फेयर के दोनों अवार्ड, क्रिटिक्स अवार्ड और पब्लिक अवार्ड, जो किसी अच्छी कॉमर्शियल फिल्म को मिलता रहा, भी प्राप्त किया। फिल्म फेयर में छपे एक लेख ने इस बात को भी उजागर किया कि हिंदी की पहली फिल्म है जिसमें प्रेम का त्रिकोण तो है, पर उनकी अनिवार्य परिणति किस खलपात्र की उपस्थिति नदारत है। दर्शक की सहानुभूति या लगाव तीनों पात्रों के साथ समान रूप से बना रहता है। मैं फिल्म फेयर नहीं पढ़ती, हमारे यहाँ आता भी नहीं था, सो जैसे ही किसी ने बताया कि अरे मंगवा कर पढ़ो तो सही कि तुम्हारी रजनीगंधा फिल्म की कैसी प्रशस्ति छपी है, तो तुरंत मंगवा कर मैंने पढ़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जानकर बहुत अच्छा तो लगा ही था कि ये पहली ऐसी फ़िल्म है जिसे दोनों अवार्ड एक साथ मिले, उसके बाद भी शायद किसी फ़िल्म को ऐसा सुयोग मिला हो। ये त्रिकोण वाली बात पर भी मेरा तो ध्यान इसके पहले कभी गया ही नहीं। छपने के बाद ये कहानी यही सच है काफ़ी चर्चा में भी रही थी, पर इस बात की ओर तो कभी किसी ने संकेत तक नहीं किया। आज तो मुझे उस लेखक का नाम तक याद नहीं है, जिसने इस बात को रेखांकित करते हुए एक पूरा लेख लिखा था। ना ही मैंने फ़िल्मफेयर का वो अंक सँभाल कर रखा। इस मामले में तो आदत से लाचार हूँ। जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी पहली ही फ़िल्म की ऐसी सफलता न चाहे लंबी प्रतीक्षा के बाद ही सही, मुझे केवल आत्मविश्वास से ही नहीं भर दिया बल्कि इस दिशा की ओर उन्मुख भी कर दिया। इसके कुछ वर्षों बाद ही बासुदा ने मुझे शरद चंद्र की कहानी स्वामी का पुनर्लेखन करने को कहा। हेमा मालिनी की मां के आग्रह पर उन्हें इस पर फिल्म बनानी थी, पर कहानी के वर्तमान रूप से वे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। सुनते ही मैंने हाथ जोड़ दिए, क्या बात करते हैं बासुदा, कहानी के मास्टर शरद चंद्र की कहानी पर मैं कलम चलाऊं? ऐसा दुसाहस, ऐसी धृष्टता करने के लिए तो मत कहिए मुझे। लेकिन जब बासुदा की बहुत आग्रह करने पर वो कहानी मैंने पढ़ी, तो पहले भी जरूरी होगी पर याद बिल्कुल नहीं था, तो ये जरूर लगा कि उसकी मूल थीम बहुत अच्छी होने के बावजूद उसके कथा विन्यास में कहीं कोई गड़बड़ी है जरूर। और मेरे इतना कहते ही बासुदा ने तो घर हार कर और पूरी तरह से ये छूट देकर कि मैं इसमें जितना चाहूँ काट-छाँट करूँ, बढ़ाऊँ-चढ़ाऊँ, मुझे इस काम में लपेट ही लिया। इस दौरान बासुदा से कुछ ऐसे घरेलू से संबंध भी बन गए थे कि उनका आग्रह मेरे लिए आदेश बन जाया करता था। बशर्ते थीम मुझे पसंद आया। स्वामी, स्वामी की थीम मुझे अच्छी लगी थी। बेहद अनिच्छा से की गई शादी के कारण संबंधों की शुरुआत होती है घनश्याम, पति और उनके मिनी पत्नी की उपेक्षा से। पर कैसे यही उपेक्षा सौतेली माँ और परिवार की जातियों के कारण धीरे-धीरे पति की पक्षधरता में बदलती हुई पति के आचरण के कारण सम्मान में बदल जाता है, फिर स्नेह में और अंत में श्रद्धा विकलित विसर्जन में। कार्य-कारण श्रृंखला के साथ पति-पत्नी के संबंधों का बदलता हुआ जो समीकरण प्रस्तुत किया गया है, वही इस कहानी का मूल आधार है। इस कहानी की खूबी स्वामी शीर्षक को सार्थक करता हुआ जो एक समानांतर अर्थ और ध्वनित करता है, वो है नास्तिकता से आस्तिकता की ओर जाना। फिल्म की सफलता का जितना श्रेय वासुदा के निर्देशन को जाता है, उतना ही शबाना और गिरीश कर्नाड। दरअसल ये फ़िल्म आपको कहीं पे स्वामी फ़िल्म जो है ये अभिनीत किया गया है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और इसमें शबाना और गिरीश कर्नाड ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, तो ये स्वामी फ़िल्म इन्हीं के निर्देशन में था। इस फ़िल्म ने भी केवल सिल्वर जुबली ही नहीं मनाई बल्कि कई अवार्ड भी जीते। बस कष्ट मुझे रहा तो एक ही बात का कि फ़िल्म में अंत बासुदा ने मेरी कहानी से हटकर कर दिया और जो स्टेशन पर ही मिनी को पति के चरणों में लिटा दिया। यानी वो उसे छोड़कर जाता है, लास्ट में उसका प्रेमी लेने आता है, तो वो जाती नहीं है अपनी उसका पति जीवन के साथ इस तरीके से संबंध निर्वहन करता है, बाद में वो उनके लिए आदर्श हो जाता है और इनका जीवन संबंध सही चलने लगता है। इस बात पर मैं वासुदा से बहुत झगड़ी भी थी कि अंततः आपको यदि स्टेशन पर ही ये काम करना था तो कर देते, क्योंकि उनके हिसाब से कहानी का क्लाइमेक्स वही आ गया था, पर वहाँ मिनी को घनश्याम के चरणों में लिटाने की क्या ज़रूरत थी?
वो उनकी बाहों में भी तो समा सकती थी। यानी स्वामी में लास्ट में यही दिखाया गया था कि उनका वो ट्रेन छोड़ने जाते हैं, ट्रेन स्टेशन पे उनका जो प्रेम संबंधी जो होता है, तो वो जो है लड़का आता है हाथ वापस से लेने के लिए, लेकिन जो मिनी होती है वो अपने पति की जो है इस तरीके से प्रेम पाती है तो वो अंततः समर्पित कर देती है। तो यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ था। इन्होंने क्लाइमेक्स को ये कहा कि बाहों में लिटाना है इसलिए क्योंकि उसके सम्मान के हकदार हो, परंतु इन्होंने वहाँ पे पैरों में लिटा दिया, तो ये चीज़ बहुत गलत हुआ था। ये चीज़ इन्हें अच्छा भी नहीं लगा था। ये स्वामी फ़िल्म में दिखाया गया है। वो उनकी बाहों में भी तो समा सकती थी, जैसा कि मैंने अपने उपन्यास में कहा था। पहले तो वासुदा ने मेरे सारे विरोध और गुस्से को परे सरकाने की कोशिश करते हुए उसे बड़े मज़ाकिया अंदाज में कहा, "अरे! स्त्री को पति के चरणों में ही तो लेटना चाहिए, वही अच्छी लगती है।" वो पर इससे मेरा गुस्सा जब और भड़क उठा तो उन्होंने अपना तर्क रखा, "ये मत भूलिए कि ये शरद की कहानी है और शरदा की कहानी और उस समय बंगाल में स्त्री की स्थिति थी ही क्या? बात-बात पर पति के चरणों में ही तो लेटती रहती थी। सारा सरस साहित्य ऐसे दृश्यों से भरा पड़ेगा। नहीं वासुदा, बंगाल की स्त्री चाहे जो भी हो और जैसी भी रही हो उस समय, लेकिन यहाँ पे मिनी का चरित्र इस कहानी में जिस तरह विकसित किया गया उसमें वो एक आत्मसम्मान से भरे हर अनुचित और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का स्टैंड लेने का साहस रखने वाली स्त्री के रूप में उभरी है। ऐसी स्त्री को चरणों में लेटाकर आपने उस चरित्र के साथ न्याय नहीं किया है। पर वासुदा तो अपनी बात पर अड़िग, उनका अपना तर्क था। ठीक कह रही हैं आप, मिनी जैसी स्त्री ही जो परिवार वालों से अपमानित होकर पति के अविश्वास करने पर यदि घर से भागने का दुस्साहस कर सकती है, तो अपनी गलती का एहसास होने पर क्या अपनी इस संगीन अपराध के बावजूद पति की क्षमाशीलता उसके बड़प्पन के आगे अपने को बेहद छोटा महसूस करते हुए उसके चरणों में लौट भी सकती है? खैर वासुदा का तर्क अपनी जगह था और मेरा विरोध और गुस्सा अपनी जगह। जो भी हो, फ़िल्म तो अब बन चुकी थी, प्रदर्शित भी हो चुकी थी और प्रशंसित भी। सो अब और कुछ तो हो ही नहीं सकता था। पर एक बात उन दिनों ज़रूर मेरे मन में घुमड़ती रही थी कि पहली बात, वासुदा ने चाहे मज़ाक में ही कही हो, पर क्या पुरुष मात्र का सामंती अहम इस बात से तुष्ट नहीं होता कि स्त्री उसके चरणों को स्पर्श करे, उसके चरणों में लौटे? हमारे यहाँ कुछ व्रत उपवास ऐसे हैं जिनको करने के बाद स्त्री अपने पति के पैर छूने जाती है और पति वहाँ से गाँव देहात के सामान्य साधारण की बात तो छोड़ दीजिए, शहर के पढ़े लिखे आधुनिकता के तमगा लटकाए स्त्री पुरुषों की बराबरी का ढोल पीटने वाले लोग भी उस समय शुद्ध पति परमेश्वर बने आराम से अपने पैर बाहर कर देते हैं। कभी कोई इनके इस आचरण पर टिप्पणी करे तो तुरुप के पत्ते की तरह ये तर्क तो हमेशा उनके हाथ में रहता है, अरे हम तो खुद ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते। पत्नी की खुशी के लिए उसके संतोष के लिए करना ही पड़ता है। पति के सुख और संतोष की दावेदारी करने वाले ऐसे ही लोगों में से दो एक को तो मैंने अपनी पत्नी को मारते भी देखा है। कुछ पत्नियां शरीर पर प्रहार झेलती हैं तो कुछ अपनी भावनाओं पर, जैसे झेलना भोगना तो पत्नियों की नियति ही है। यो फिल्म तो बासुदा ने मेरी एक खाने आकाश नाई पर भी बनाई थी, पर ना वो अच्छी बनी ना चली। मेरी रचनाओं पर 3 फ़िल्में बनने तक मुझे स्क्रिप्ट लिखने का कोई अनुभव नहीं था। रजनीगंधा की स्क्रिप्ट वासुदा ने ही लिखी थी और स्वामी कहानी को भी बहुत कुछ बदल-बदल कर मैंने तो एक उपन्यासिका लिख दी थी। भूमिका भी सारी बात को स्पष्ट करती हुई जिसे मैंने बाद में पुस्तक का रूप दिया, छपवाया। स्क्रिप्ट उसकी भी वासुदा ने लिखी थी, पर इस दिशा में रुचि ज़रूर मेरी जागृत हो गई थी और इसलिए जब दूरदर्शन ने मेरी अपनी ही कहानी अकेली पर टेलीफ़िल्म बनाने का प्रस्ताव रखा, तो इसकी स्क्रिप्ट और संवाद लिखने की ज़िम्मेदारी मैंने ही सँभाली। टेलीफ़िल्म बनी और शायद अच्छी ही बनी क्योंकि तब से लेकर आज तक ये फ़िल्म कितनी ही बार दिखाई जा चुकी है। एक समय में बेहद चर्चित रजनी सीरियल की योजना भी वासुदा ने हमारे घर पर बैठकर ही बनाई थी। उनका कहना था कि हम गलत, अनुचित और अन्याय के विरुद्ध भुनभुनाते तो बहुत हैं, अपने-अपने ड्राइंग रूम में बैठकर विरोध भी करते हैं, पर प्रतिरोध, प्रकोष्ठ का ये स्वर बाहर नहीं ले जाते। उनकी अंतिम पड़ी तक उनके पीछे नहीं पड़े रहते। इस सीरियल में एक चरित्र के माध्यम से प्रतिरोध की इस आवाज़ को वे पूरी तरह बुलंदी के साथ उठाना चाहते थे। एक कोई शुरुआत करेगा, तो फिर उसमें 4 और जुड़ेंगे, फिर 4 और जुड़ेंगे और इस तरह एक सामूहिक प्रतिरोध का स्वर बन जाएगा। आइडिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं इसके साथ जुड़ना भी चाहती थी, पर सारी कड़ियाँ लिखने की ज़िम्मेदारी लेना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि इन दिनों मेरा अपना लिखना भी तो चालू था। हाँ, इतना संतोष ज़रूर है कि बासुदा की लिखी 3-4 कड़ियों के बाद जिस कड़ी से रजनी की धूम मची, टैक्सी वाली वो कड़ी मैंने ही लिखी थी। यो भारतीय भाषाओं पर आधारित दर्पण सीरियल की 10 कहानियों की स्क्रिप्ट भी मैंने ही लिखी थी। इसमें स्क्रिप्ट लिखने से कहीं अधिक संकट कहानियों के चुनाव का था। चुनाव की मेरी सीमा अनुचित कहानियों तक ही थी और ये निर्णय करना मेरे लिए संभव ही नहीं था कि वे उस भाषा की श्रेष्ठ कहानियां थी या नहीं। इसके बाद प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास की स्क्रिप्ट लिखने का काम भी मैंने स्वयं ही किया था। प्रेमचंद का ये उपन्यास जो है मुझे बहुत पसंद था, आज भी है और मैं इसे कॉलेज में पढ़ाती भी थी। सो जैसे ही प्रस्ताव आया मैंने स्वीकार कर लिया, पर इसके साथ जैसे त्रासदी घटी, उसने मुझे बहुत खिन्न किया।
सारी बातें तय हो जाने के बाद निर्माता ने मुझे बताया कि मुझे इस उपन्यास को 18 कड़ियों में पूरा करना है। मैंने उसी हिसाब से सारे कथानक को बांटा और लिखना भी शुरू किया। कोई 5-6 कड़ियाँ प्रसारित हो जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसे 15 कड़ियों में ही समाप्त करना है, इसलिए आप इसे थोड़ा संक्षिप्त कर दीजिए। मैंने जब अपनी आपत्ति दर्ज की कि एक बार अनुमति देने के बाद ऐसे कैसे बदल सकते हैं, तो उनका उत्तर था कि ये तो दूरदर्शन का अधिकार है और वे चाहे तो इसे बंद भी कर दे। हमारी बस चले तो 3 कड़ियाँ कट जाए। मैं क्या कहती, दूरदर्शन में उसका प्रसारण चल रहा था और दूरदर्शन के आगे हम सब मजबूर। अगर प्रसारण शुरू ना हुआ होता तो मैं सारी कहानी को नए सिरे से बाँटती, पर अब तो सारी कटौती बाद के हिस्सों में ही थी, जो मुझे काफ़ी कठिन लग रहा था। लेकिन जब 11 कड़ियाँ प्रसारित होने के बाद निर्माता महोदय ने बड़े दुखी होकर बताया कि 2 कड़ियाँ और काटनी होंगी, क्योंकि दूरदर्शन इसे 13 कड़ियों में ही समाप्त करना चाहता है। तो मैं बुरी तरह बन्ना गई, ये क्या तमाशा मचा रखा है? पर वे विवश थे और उनकी व्यवस्था भरी परेशानी ने मुझे भी मजबूर कर दिया। पर अब अंतिम 4 कड़ियों की सामग्री को 2 में मैं समेटूँ कैसे? क्लाइमेक्स ही किसी रचना की जान होती है और मुझे उसी के साथ खिलवाड़ करना पड़ रहा था। और उसी को रचने में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत भी की थी। लेकिन अब रचना से ज़्यादा ये सोचना था कि जो भी हो, उस 2 कड़ी में कैसे समेटे। कितना भी सँभालती, वो बात तो अब आ ही नहीं सकती थी, वरना शुरू में ही इस हिस्से को लिख कर ही मुझे सबसे ज़्यादा संतोष होता। ख़ैर जो भी हो, जैसा भी लिखा वो प्रसारित हुआ और परिणाम भी जो होना था वही हुआ। सीरियल किसी को पसंद आया ही नहीं और मुझे अफ़सोस था कि निर्मला जैसे उपन्यास के साथ न्याय नहीं हुआ। ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि दूरदर्शन 18 कड़ियाँ तो कभी देता ही नहीं, ये तो 13 देता है या फिर 26 देता है। किसी ने ये भी बताया कि मिली तो उन्हें भी 13 कड़ियाँ ही थी, पर वे बराबर कोशिश कर रहे थे 18 कड़ियों के लिए और उन्हें शायद पूरी उम्मीद थी कि मिल जाएगी। कुछ तो प्रेमचंद जी के नाम की वजह से और कुछ शायद अपने ही पैसे की वजह से। उसी के चलते उन्होंने मुझे 18 कड़ियाँ लिखने के लिए कह दिया। जब 18 नहीं मिली तो वहाँ चक्कर लगा-लगा कर वे 15 के लिए कोशिश करने लगे। पर दूरदर्शन का अपना नियम, सो अपनी बात पर अड़िग रहा। मैं नहीं जानती असलियत क्या है। ये तो ज़रूर समझ में आ गया कि किसी भी निर्माता को अपने हिसाब से कड़ियाँ माँगने पाने का अधिकार तो है ही नहीं। हाँ, दूरदर्शन चाहे तो ज़रूर अपनी 2 दी हुई कड़ियों में कटौती कर सकता है, चाहे तो सीरियल बीच में ही बंद कर दे। अब तो जो हुआ सो हुआ, पर आज इस बात को लिखकर भी स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस सीरियल के सभी पक्ष, स्क्रिप्ट, निर्देशक, अभिनेता काफ़ी कमज़ोर और ये तो टीम वर्क है, सभी का मिला-जुला योगदान ही किसी सीरियल को सफल बनाता है। इसकी असफलता में मेरा भी हाथ तो रहा ही है, पर वो मेरी कितनी बड़ी मजबूरी थी इसे भी मैंने स्पष्ट कर दिया। इस लेखन को लेकर मुझ पर आरोप तो लगने ही थे, सो लगे। इधर-उधर से जब तब मुझे ये सुनाई देने लगा कि मनु जी तो आजकल बस व्यावसायिक लिखने में लगी हैं। आरोप लगाने वालों से मुझे कोई शिकायत थी नहीं। उनका कहना सोचना अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस लेखन के साथ पैसा जुड़ा हुआ हो, वो व्यावसायिक तो लगेगा ही। उस समय तो मुझे अपनी सफाई में कुछ कहना भी ज़रूरी नहीं लगता। क्या कहूँ और क्या ना कहूँ? पर आज जब लिखने बैठी हूँ तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी। इसे भी आरोपों के प्रतिवाद के रूप में ना लेकर मेरे अपने मुखर चिंतन के रूप में ही लिया जाए। जब मैंने अपने उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतरण किया तो किसी ने यह आरोप क्यों नहीं लगाया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो केवल मंच पर ही खेला गया? अगर यही नाटक आज 13 कड़ियों में बांटकर दूरदर्शन पर प्रसारित कर दिया जाए तो क्या ये व्यावसायिक हो जाएगा? अगर महाभोज का नाट्य रूपांतरण व्यावसायिक नहीं है तो दर्पण धारावाहिक में प्रसारित होने वाली भारतीय भाषाओं की कहानियों का या प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास का और महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के 3 संस्मरणों का नाट्य रूपांतरण व्यावसायिक कैसे हो गया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये दूरदर्शन से प्रसारित हुए थे और उसके साथ पैसा जुड़ा था? भाई व्यावसायिक दृष्टिकोण के चलते तो मैंने मूल रचना में कभी कोई ऐसा हेरफेर किया ही नहीं जो रचना के साथ अन्याय होता हो या रचनाकार को आपत्तिजनक लगे। जो भी परिवर्तन किए थे वे केवल विधा की दृष्टि थे। श्रव्य को दृश्य में बदलते समय परिवर्तन तो करने ही होते, क्योंकि दोनों विधाओं की अलग अलग मांग होती, अलग अलग जरूरतें। ऐसे परिवर्तन तो मैंने महाभोज में भी किए थे। व्यावसायिकता के पक्ष में एक तर्क जरूर दिया जा सकता है और वो ये है कि रचनाएं स्वतः स्फूर्त नहीं बल्कि किसी के अनुरोध, आग्रह पर लिखी गई हैं और जिसके बदले में आग्रह करने वाला आपको कुछ देगा। अब पैसे के लिए लिखी गई रचना व्यावसायिक तो होगी ही, पर महाभोज का रूपांतर भी तो मैंने अमाल की कहानी पर ही किया। और जब तब जहां जहां इसका प्रदर्शन हुआ, कलकत्ते की उषा गांगुली ने इसके 100 प्रदर्शन किए, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल ने 30 प्रदर्शन दिल्ली में और कुछ बाहर, बम्बई की दिनेश ठाकुर की अंक संस्था ने इसके कुल 27 प्रदर्शन किए और अरविंद देश पांडे ने मराठी में 9 प्रदर्शन। सबने थोड़ा बहुत पैसा तो दिया। तब मेरे ख्याल से क्योंकि दूरदर्शन है ही व्यावसायिक मीडिया, इसलिए इसके साथ जुड़ते ही व्यावसायिकता का ठप्पा लगा ही। हाँ, यदि यही बात है तो लोगों का आरोप सिर माथे पर। अपने बचाव के लिए इस बात को तो मैं फिर रेखांकित करना चाहूंगी कि सारे व्यावसायिक लटको झटकों से मुक्त होकर ही मैंने इन साहित्यिक
कृतियों के नाट्य रूपांतर किए थे और मेरे ऊपर किसी भी निर्माता निर्देशक का कभी भी किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहा। हाँ, साहित्यिक कृतियों के बाहर जाकर कुछ लिखा तो केवल रजनी सीरियल की मात्र 6 कड़ियाँ लिखा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक गहरे सामाजिक सरोकार से जुड़ा इसका आइडिया ही मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए इनके साथ जुड़ी भी। पर बाद में मैं तो खींच-खींच कर इसका ऐसा कचूमर निकाला कि उस चरित्र ने अपनी धार ही खो दी। इस खींचने को आप ज़रूर व्यावसायिक कह सकते हैं, पर उसमें मैं कहीं नहीं हूँ। मेरी समझ में एक लेखक की और उसके लेखन की असली कसौटी है उसकी संवेदना, उनके सामाजिक सरोकार और उनके अभिव्यक्ति कौशल। अगर इस पर कोई रचना खरी उतरती है तो मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि वह पुस्तक में छपती है, मंच पर प्रदर्शित होती है, दूरदर्शन पर प्रसारित होती है। इसके बावजूद अगर कोई मेरे इस सारे लेखन को व्यावसायिक कहकर खारिज करना चाहता है तो पूरी तरह वो स्वतंत्र है। मेरे अपने आज संतोष के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मैंने जब भी जो भी लिखा इन विशेषताओं के प्रति पूरी तरह सजग होकर ही लिखा। जब व्यावसायिकता की बात चली तो यहाँ एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगी। कुछ वर्ष पहले दिनेश बब्बर नामक एक निर्देशक मेरे पास बंटी पर धारावाहिक बनाने का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने टीवी के लिए काफी काम किया था और उस समय भी उनका एक धारावाहिक प्रसारित हो रहा था। पर शिशिर मिश्रा ने बंटी पर जो फिल्म बनाई उसे मैं वैसे ही इतनी त्रस्त बैठी थी मुकदमा करके उस फिल्म से अपना नाम और शिशिर मिश्रा को दिए सारे अधिकार वापस लेने के लिए मानसिक तनाव से गुजर चुकी थी। अब और किसी तरह को कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए छूटते ही मैंने मना कर दिया, पर दिनेश भी धैर्य का बड़ा धनी था। मेरे इस इनकार से वो ज़रा भी विचलित नहीं हुआ और 1-1, 2-2 दिन छोड़कर वो 3 बार मुझसे मिला और तरह-तरह के तर्क देकर स्क्रिप्ट मैं ही लिखूँगी, फ़िल्म दिल्ली में ही बनेगी, सो मैं कदम-कदम पर उस पर नज़र रख सकूँ। अनबन में सारी औपचारिक बातों के अलावा एक बात ये भी होगी कि यदि कभी भी कोई अंश मुझे आपत्तिजनक लगेगा, तो उसे बदलवाने का अधिकार मेरा रहेगा। वैसे इस तरह का अधिकार आज तक कभी किसी अनुबंध में लेखक को दिया नहीं गया। ये भी तो दे रहे थे, पता नहीं पालन करते या नहीं। यानी यहाँ पे एक संशय था मनु भंडारी के अंदर में कि मतलब कि ये दिए हैं तो अधिकार, वैसे ज़्यादातर लेखकों को अधिकार दिया नहीं जाता था और प्रसार भारती के संबंध में तो हम लोगों ने देखा कि कितने अधिकार इनके जो है मतलब छीने क्या जाते थे। एक पॉलिसी होती थी, उसके तहत वो पूरी तरीके से अपने को व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब लगा कि हाँ, मुझे अधिकार दिया जा रहा है और उसमें भी वो संशय ये उत्पन्न कर रहे थे कि पता नहीं जो बात कह रहे हैं क्या सच में वो अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे ये लगता है कि एक स्वतंत्र लेखन जो है चिंताजनक स्थिति में तब भी थी और अभी भी है, उतना ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है, तो वो चीज़ इनके अंदर था। और व्यावसायिकता की बात तो इन्होंने साफ-साफ कही कि कदम-कदम पे लगता ही था कि हर एक चीज़ एक व्यावसायिक उस पे चलता ही है। लगा काफ़ी होमवर्क भी करना होगा इस पर, जो उनकी कल्पना शक्ति और समझ को ही दर्शाता है। मैंने इस बात का ज़िक्र अर्चना से भी किया था और उसके द्वारा आयोजित कथा के प्रारूप को सुनकर उसने भी कहा था कि आदमी तो समझदार लगता है। आखिर मैं तैयार हो गई पर बात टूटी तो केवल इस बात पर कि वे 52 कड़ियों में बनाना चाहते थे और मैं केवल 26 पर। तो ये ज़बरदस्ती 52 तक फैलाने में होता क्या है कि उसकी संवेदना की तीव्रता और गहराई छितरा जाती है और इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आखिर उन्होंने अपने तर्कस के आखिरी तीर को निकाला और बार-बार मेरे सामने 5,20,000 प्रति कड़ी, 5,000 कहानी और 5 स्क्रिप्ट रख दिए। पर मैं अपनी बात पर अड़िग थी और अंत तक अड़िग रही। काफ़ी चुप होकर ही वे लौट गए और जाते-जाते ये भी कह गए कि मैं चाहूँ तो थोड़ा समय और ले लूँ, दिमाग ठंडे करके सोच लो और मन बने तो फ़ोन कर लूँ। मन क्या बनता, मैंने तो उनके जाते ही उस बात को मन से निकाल कर वहीं फेंक दिया। पैसे का संकट चाहे जितना रहा हो, ज़रूरत भी रही हो, पर पैसे का लालच तो आज तक कभी नहीं रहा। पैसे के लिए मैंने कभी भी किसी भी तरह के समझौते नहीं किए, ना अपने लेखन में, ना अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में। जितनी चादर थी उतनी ही पैर फैलाने की आदत शुरू से ही डाल ली थी, इसलिए कभी किसी से उधार तक नहीं माँगा, ना घर बनवाते समय, ना टिंकू की शादी के समय और ना ही अपनी हारी बीमारी के दौरान। इस दौरान कहानियाँ तो मैं लिख ही रही थी, पर मुझे खुद लगने लगा था कि एक ढर्रे की भावभीनी कहानियाँ तो बहुत लिख ली, अब कुछ नई ज़मीन खोदी जाए। पर प्रयोगात्मक कहानियाँ लिखना मेरे बस की बात नहीं थी। डंडे मार-मार कर अपने बस के बाहर की बात करती, तो ना कहानी रहती ना प्रयोग। गनीमत यही है, बल्कि कहूँ कि संतोष की बात है कि मैंने अपनी सीमा के प्रति हमेशा सचेत रही, कुछ ज़्यादा ही सचेत। सो अपनी सीमा और सामर्थ्य के बाहर जाकर कभी भी कुछ अनर्गल रचने की हिमाकत नहीं की मैंने। नए के नाम पर अगर कुछ कर सकी तो केवल इतना ही कि भावना की जगह व्यंग का पुट देकर अपनी कहानियों की शैली को जरूर थोड़ा सा बदल लिया। त्रिशंकु हो, तीसरा हिस्सा हो, स्त्री सुबोधनी हो, इस शैली की कहानियां जिनको पाठकों की सराहना मिलती रही और मैं भी उनसे पूरी तरह इस प्रकार संतुष्ट रही।